हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आज मंडे है, सेक्शन 1 का दिन है, तो आज हम लोग सेक्शन 1 में एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर टॉपिक शुरू करूंगा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर टॉपिक शुरू करने के पहले, इसके पहले मैंने आपको प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक किया। उसमें डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, लगभग जितने भी टॉपिक सिलेबस में मेंशन है सबको हमने कवर किया। एक टॉपिक और है जिसको हम लोग कहते हैं पर्यवेक्षण, लेकिन अभी तक पर्यवेक्षण पर एक भी दफा क्वेश्चन नहीं आया है। लेकिन बीपीएससी का क्या भरोसा, आ भी सकता है, तो इस हिसाब से मैं सोचता हूँ थोड़ा सा उस पर ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ, समझ रहे। तो ये टॉपिक पर्यवेक्षण पहले देखेंगे, उसके बाद हम लोग आज प्रशासनिक व्यवहार टॉपिक शुरू करेंगे। प्रशासनिक व्यवहार में हम लोग को बहुत सारा टॉपिक पढ़ने से, निर्णय हुआ, संचार हुआ, नेतृत्व हुआ, अभिप्रेरण हुआ, मनोबल हुआ। आज निर्णय शुरू करेंगे, लेकिन निर्णय को दो वर्गों में बांट देंगे। एक निर्णय पर जनरल डिस्कशन और एक साइमन का निर्णय में योगदान। तो साइमन का निर्णय में जो योगदान, उसको अगले क्लास में, आज केवल निर्णय पर वर्कआउट करेंगे। लेकिन इसके पहले थोड़ा पर्यवेक्षण पर मैं आपको चाहूंगा कि आपको थोड़ा बतला दूं। पर्यवेक्षण को अंग्रेजी में सुपरविजन कहते हैं, और यह भी प्रशासन के जितने सिद्धांत है उनमें एक सिद्धांत पर्यवेक्षण का सिद्धांत भी है। आप समझ लो कि जो कर्मचारी या संगठन में जो मेन फोर्स काम करते हैं, उनका परफॉर्मेंस, उनका कह सकते हो इफेक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशन का सब कुछ डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ सुपरविजन पर। सुपरविजन कितना अच्छा है उतना अच्छे परफॉर्मेंस होंगे, और सुपरविजन कितना कमजोर है उसका नतीजा परफॉर्मेंस से पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, भारत सरकार में आप देखते हो कि जो नेतृत्व होता है प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। तो प्रधानमंत्री का पूरे भारतीय प्रशासन पर किस तरह पर्यवेक्षण है, कितना प्रभावी पर्यवेक्षण है, उससे सीधा संबंध है आपका भारत के प्रशासन का प्रभावकारिता का, जनजीवन पर पड़ रहे प्रभाव का। जितना बेहतर पर्यवेक्षण होगा उतना बेहतर क्या होगा, निष्पादन होगा। तो पर्यवेक्षण प्रशासन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अंग्रेजी में उसे सुपरविजन कहते हैं। समझ रहे, सुपर का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ, और विजन का मतलब क्या होता है, दृष्टि। समझ रहे, देख तो श्रेष्ठ ढंग से देखा जाना, इसी को सुपरविजन कहते हैं। पर्यवेक्षण, हिंदी में इसको पर्यवेक्षण कहते हैं ना। परि और वेक्षण दो शब्दों के योग से बना है। परि का अर्थ होता है दूसरों द्वारा, और वीक्षण का अर्थ होता है देखा जाना। यदि दूसरों द्वारा किसी कर्मचारी के, कार्मिक के कार्य को देखा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्यवेक्षण कहते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं। पर्यवेक्षण को हम लोग ओवरसीयरिंग भी कहते हैं, ओवरसीइंग। इसलिए देखते हैं पद होता है ओवरसीयर का, जो जूनियर इंजीनियर लेवल का पद होता है, और उसका काम भी होता है ओवरसी करना, देखना होता है। क्लियर है। जैसे ओवरसीयर जो होगा वह मैनेजमेंट और एग्जीक्यूटिव के बीच का पद होता है, जो बीच में रहता है, जो जाकर देखता है कि अधीनस्थ अपने काम को बेहतर ढंग से कर रहे अथवा नहीं। सो दिस इज बेसिक पॉइंट। तो पर्यवेक्षण संगठन का एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया हुआ है। जैसे आप देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो, जैसे मैंने ऑर्गेनाइजेशन का ड्राफ्ट लिया, तो ऑर्गेनाइजेशन के सबसे नीचे लेवल पर कौन होता है, वर्कर होता है। उसके ऊपर कौन होगा, मतलब उसके ऊपर सुपरवाइजर हम लोग मानते हैं। उसके ऊपर कौन होता है, मतलब एग्जीक्यूटिव होता है। उसके ऊपर मैनेजर होता है। उसके नीचे ऊपर डायरेक्टर होता है, और उसके ऊपर एमडी होता है। मान लेते सीएमडी, एमडी, समझ रहे, वो होता है। तो पर्यवेक्षण का पद जनरली क्या होता है, पर्यवेक्षक का पद होता है वर्कर के ऊपर। इन जनरल हम लोग मानते हैं, आम बोलचाल में इसको मुंशी कहते हैं, वो पर्यवेक्षक हो गया, ऐसे बोलते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। जैसे देखो, जितने भी इंस्पेक्टर लेवल पद, क्लास 3 पद, जितना भी फील्ड लेवल है, सब उसी तरह का पद है। स्कूल इंस्पेक्टर, मतलब कह सकते हो कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, हेल्थ इंस्पेक्टर, सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर, कस्टम इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर। तो इंस्पेक्टर टाइप का जितना पद है सब पर्यवेक्षण में ही लागू होता है। तो सब पर्यवेक्षक का ही पद माना जाता है। वैसे पर्यवेक्षक संगठन में आमतौर पर जब बोलते हैं तो लगता है निम्न स्तर का पद है, लेकिन अगर देखा जाए पर्यवेक्षण हर लेवल पर है। जैसा अभी मैंने इस तरफ जो डायग्राम बनाया, उस डायग्राम में बताने की कोशिश किया है कि इसे देखो, ये ऊपर से नीचे तक एक सीढ़ी उतरा है, और सीढ़ी उतरा है तो उसमें देखते होगे कि वो एक लेवल
दूसरे लेवल को अपने कार्य का प्रत्यायोजन कर सकता है, समझ। और दूसरा जो होता है एक लेवल के कार्य को उसके ऊपर वाला अधीन सुपरविजन करता है। तो हर लेवल पर पर्यवेक्षण होता है, हर लेवल पर प्रत्यायोजन होता है और हर लेवल पे पर्यवेक्षण होता है। ये मतलब व्यवहार में देखने को मिलता है, लेकिन आम बोलचाल में जब हम पर्यवेक्षक शब्द बोलते हैं तो जनरली संगठन में निम्न स्तर के पद के लिए बोलते हैं। ज्यादातर क्लास 3 कर्मचारी के लिए बोलते हैं कि वह पर्यवेक्षक पद हो गया। जैसे मैंने बताया सबसे नीचे वर्कर हो गया, उसके ऊपर सुपरवाइजर हो गया, उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव हो गया, उसके ऊपर मैनेजर हो गया, उसके ऊपर जैसे देख लो ये फील्ड ऑफिशियल इंस्पेक्टर टाइप का पद हो गया, ये ले लो वीडियो टाइप का पद हो गया, एग्जीक्यूटिव हुई ना वीडियो जूनियर एग्जीक्यूटिव टाइप का, ये ले लो कमिश्नर टाइप का पद हो गया जो मैनेजरियल फंक्शन करता है, और एमडी वगैरह टाइप का जो राज्य में बैठा हुआ सबका करता धरता सबका मैनेज करता हुआ एफडी हो गया या चेयरमैन हो गया वगैरह वगैरह। तो पर्यवेक्षण समझ में आया आपको? तो पर्यवेक्षण का मतलब क्या हुआ, फिर से मैं बोल रहा हूँ, पर्यवेक्षण परि और वेक्षण दो शब्द का योग से बना है। क्लियर है? परि मतलब दूसरों द्वारा, वेक्षण मतलब देखा जाना। फिर बोला पर्यवेक्षण का अंग्रेजी सुपरविजन होता है। सुपर और विजन दो शब्दों के योग से बना। सुपर का मतलब श्रेष्ठ होता है और विजन का मतलब देखा जाना। सुपरविजन को या पर्यवेक्षण को हम ओवर शेयरिंग भी कहते हैं। ओवर का मतलब ऊपर से और सीइंग मतलब देखा जाना। यानी प्रशासनिक संगठन में अधीनस्थ या किसी कर्मचारी का वरिष्ठ द्वारा ऊपर से उसके कार्यों को देखा जाना, श्रेष्ठ ढंग से अधीक्षण किया जाना, इसी को पर्यवेक्षण कहते हैं। क्लियर है? एक बार एक दफा इंटरव्यू लिया गया, श्रमिकों से पूछा गया पर्यवेक्षक कौन होता है जी बतलाओ। तो देखा गया कि कोई भी एक तरह का आंसर नहीं दिया। कोई बोला पर्यवेक्षक वो होता है जो सामने हम लोग के आगे आगे रहता है, कोई बोला पर्यवेक्षक वो होता है जो मदद करता है, कोई बोला पर्यवेक्षक वो होता है जो कह सकते हो कि गाइडलाइन देता है, कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है, पुरस्कार देता है। इसका पर्यवेक्षक का कोई एक काम ऐसा डिफाइंड नहीं, एक बहुत बड़ा काम है, बहुत व्यापक काम है। जैसे घर पे अगर सपोज करो आप बैठे हुए हो, दूध उफान रहा है, मम्मी बाजार जा रही है और बोलती जरा देखते रहना दूध गैस पे चढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि केवल देखते रहना, कब उबल के गिर गया? नहीं। उनका कहने का मतलब जब उबलने लगे तो बंद कर देना, ढक देना, देखना कोई बिल्ली उल्ली तो उधर चक्कर नहीं काट रही है, उससे बचा के रखना, ये नहीं पर्यवेक्षण। तो ओवरऑल काम है पर्यवेक्षण का मतलब कोऑर्डिनेट करना भी होगा, कंट्रोल भी करना होगा, डायरेक्ट करना भी होगा, सब इंस्पेक्ट करना भी होगा, सब सुपरवाइज मतलब कह सकते हो डायरेक्ट करना भी होगा, समझ तो बहुत लंबा चौड़ा, एडवाइस करना भी होगा। तो कोऑर्डिनेशन एक समन्वय एक व्यापक, पर्यवेक्षण एक व्यापक अवधारणा है। इसके अंदर बहुत सारे क्रियाकलाप सम्मिलित होते हैं। क्लियर है? तो इसको ना विभिन्न विचारकों ने अपने अपने शब्दों में परिभाषित किया है। जैसे एक दो परिभाषा तो मैं बार बार बोलता हूँ कि स्टूडेंट को चाहिए रट लेना। एक हेनरी रेनिंग का डेफिनेशन ले लो और दूसरा आप टेरी और फ्रैंकलिन का डेफिनेशन ले सकते हो। तो हेनरी रेनिंग क्या कहता है? पर्यवेक्षण का अर्थ होता है सत्ता के आधार पर दूसरे के कार्यों को निर्देशन किया जाना। सत्ता के आधार पर दूसरे के कार्यों को निर्देश किया जाना, यही पर्यवेक्षण हुआ। टेरी और फ्रैंकलिन क्या कहता है? टेरी और फ्रैंकलिन कहता है पर्यवेक्षण का अर्थ होता है समझ रहे निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो लक्ष्य तय किया गया है और प्राप्त करने के लिए कर्मचारी के प्रयास और दूसरे संसाधनों को मार्गदर्शित और दिशा निर्देशित करना होता है। यानी पर्यवेक्षण का अर्थ क्या हुआ? निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कर्मचारी के क्रियाकलापों को या प्रयासों को और दूसरे संसाधनों को दिशा निर्देशित और मार्गदर्शित करना ही पर्यवेक्षण है। मार्गरेट विलियमसन जो है ना, विलियमसन ये था पर्यवेक्षण को बहुत ही व्यापक अर्थ में परिभाषित किया है। मतलब कह सकते हो पर्यवेक्षण उन्होंने जैसे आपको याद होगा कि पर्यवेक्षक शब्द आप जो पीएचडी कर रहे हो उस समय भी शब्द इस्तेमाल होता है। पर्यवेक्षक होता है जो आपका सीनियर होता है, जिसके सुपरविजन में आप जो आपका गाइड होता है उसको हम लोग पर्यवेक्षक कहते हैं। सुपरवाइजर, गाइड जिसको आप आम बोलचाल में बोलते हो। तो ये सब वो क्या करता है? आपको टोटल हेल्प करता है, आपको कोऑर्डिनेट करता है, आपको कोऑपरेट करता है, आपको टोटल कोऑपरेशन करता है। तो ये बताने की कोशिश किया मार्गरेट विलियमसन की पर्यवेक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है कर्मचारी को मतलब कह सकते हैं निर्दिष्ट मतलब अधिकारी या कार्मिक द्वारा हमारे श्रेष्ठ काम करने के लिए
आवश्यकता के अनुसार श्रेष्ठ ढंग से काम करने के लिए क्या दिया जाता है, हेल्प किया जाता है, सहयोग किया जाता है, जिससे कि वह क्या कर सके, जिससे कि वह अपना मतलब अपनी क्षमता का बेहतर प्रदर्शन कर सके। क्लियर है, काम को बेहतर ढंग से कर सके और जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव उसको अचीव कर सके। तो मार्गरेट विलियमसन का डिफिनेशन बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा है कि पर्यवेक्षण का मतलब हुआ अधीनस्थों को, कर्मचारी को, व्यक्ति को सहयोग करना, कोऑपरेट करना, मार्गदर्शित करना, ताकि वह जो काम कर रहा है वह बेहतर ढंग से कर सके और अपनी क्षमता का भी निखार ला सके और जो संगठन में उसकी जो उपयोगिता प्रायोगिकता है वह भी सुनिश्चित हो सके। तो दो डिफिनेशन आप पर्यवेक्षण का रख लेना। हम लोग पर्यवेक्षण क्यों कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि पर्यवेक्षण इसलिए करते ताकि आप क्वालिटी गार्जियनशिप इज ऑल्सो पर्यवेक्षण। बच्चे को जितना अच्छा गार्जियनशिप मिलेगा बच्चा उतना ही अच्छा काम करेगा। ऑर्गेनाइजेशन में हेड जितना अच्छा डायरेक्ट करेगा ऑर्गेनाइजेशन उतना फ्लोरिश करेगा। स्कूल में हेडमास्टर या प्रिंसिपल जितना अच्छा सुपरवाइज करेगा स्कूल का रिजल्ट उतना ही अच्छा होगा। ऑर्गेनाइजेशन में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो, अगर उसमें जो उसका प्रधान है या जो भी जिस पर काम नेतृत्व कर दिया गया है अगर ढंग से वो मैनेज करता है तो निर्दिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति बेहतर ढंग से कर्मचारी कर पाएंगे। देयर इज नो कन्फ्यूजन। तो पर्यवेक्षण का सीधा संबंध निष्पादन से, और आज जैसे जैसे देख रहे हो जटिलता बढ़ रही है, विशेषज्ञता बढ़ रही है, व्यवसायिकता बढ़ रही है, पर्यवेक्षण का आवश्यकता और महत्व क्या है बढ़ता जा रहा है। आज के तारीख में तो सीधा सीधी 1-to-1 क्रॉसपॉन्डेंस है। जितना अच्छा पर्यवेक्षण उतना अच्छा परफॉर्मेंस। पर्यवेक्षण गड़बड़, परफॉर्मेंस गड़बड़। तो पर्यवेक्षण का बड़ा सही है, हर लेवल पर होता है, लेकिन हम आम बोल चाल पर नीचे के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर देखो हर लेवल पर पर्यवेक्षण हो रहा है। एसपी जो है डीएसपी के काम को पर्यवेक्षण कर रहा है, डीएसपी इंस्पेक्टर के काम को कर रहा है, इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर के काम को कर रहा है, सब इंस्पेक्टर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के काम को कर रहा है। इस प्रकार ऊपर से नीचे तक हर कोई पर्यवेक्षण कर रहा है, हर कोई प्रत्यायोजन कर रहा है, हर कोई अपने अधीनस्थ पर नियंत्रण रखता है और इस प्रकार पूरा संगठन क्या कार्यात्मक सूत्र में बंधा हुआ और जो निर्दिष्ट लक्ष्य है उसको प्राप्त कर रहा है। और उसमें पद सोपान क्या है, माध्यम के रूप में काम कर रहा है, चैन ऑफ कमांड के रूप में काम कर रहा है, प्रत्यायोजन और पर्यवेक्षण को आधार प्रदान कर रहा है। क्लियर है, देयर इज नो कंफ्यूजन। तो पर्यवेक्षण संगठन में बड़ा इंपॉर्टेंट, ये तो आप समझ में आ गया होगा कि पर्यवेक्षण जैसे कोई बच्चा का परफॉर्मेंस अच्छा क्यों रहता है, कोई स्कूल में बच्चे लोग किसी स्कूल का परफॉर्मेंस अच्छा क्यों रहता है, किसी खास ऑर्गेनाइजेशन का पर्यवेक्षण परफॉर्मेंस अच्छा क्यों, क्योंकि उसका सुपरविजन जैसा मिलेगा, उसका गाइडलाइन जैसा मिलेगा, उसको लीड जैसा मिलेगा, उसको जैसे डायरेक्ट मिलेगा वैसा उसका क्या होगा परफॉर्मेंस होगा, बेहतर श्रेष्ठता होगी। क्लियर है। तो पर्यवेक्षण के कई आयाम हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग पर्यवेक्षण के 3 आयाम पर विचार करते हैं। एक होता है जिसको आप कह सकते हो वस्तु विषय परख या फिर सैद्धांतिक तकनीकी आयाम हुआ। तकनीकी आयाम किससे संबंधित होगा, वह जो निर्दिष्ट लक्ष्य है जो काम किया जाना उससे संबंधित हुआ। हमारा तकनीकी जो पक्ष हुआ वो मतलब कह सकते हो जो काम किया जा रहा है उससे संबंधित पर्यवेक्षण को हम लोग क्या कहते हैं, तकनीकी अथवा विषयगत कह सकते हो। दूसरा क्या हुआ, संस्थागत हुआ या विषय उद्देश्यात्मक हुआ, जो संगठन के लक्ष्य और उद्देश्य से संबंधित हुआ, वैसे पर्यवेक्षण को हम लोग क्या कहते हैं, संस्थागत या फिर उद्देश्यात्मक। फिर कह सकते हो व्यक्तिगत अथवा मानव, जो कर्मचारी के कार्यों का पर्यवेक्षण को हम लोग क्या करते हैं, व्यक्तिगत कह सकते हो या कार्मिक पर्यवेक्षण कह सकते हो। तो पर्यवेक्षण 3 तरह का हुआ, एक तकनीकी पर्यवेक्षण, एक संस्थागत पर्यवेक्षण और एक कह सकते हो कार्मिक पर्यवेक्षण। जैसे कार्मिक मंत्रालय कार्मिक पर्यवेक्षण करता है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। उसके बाद आप कह लो जो कंसर्न डिपार्टमेंट हुआ, जिस डिपार्टमेंट अंदर काम चल रहा है वह किस तरह पर्यवेक्षण कर रहा है, वह पर्यवेक्षण कर रहा है उद्देश्यात्मक या फिर संस्थागत कर रहा है। और जो जिसका काम कर रहा हुआ तकनीकी कर रहा है, इस उदाहरण के तौर पर ले लो डीएम को ही ले लो, डीएम या जिला प्रशासन को ले लो, चुनाव का समय चल रहा
तो चुनाव आयोग किस तरह का पर्यवेक्षण कर रहा है? तकनीकी। क्लियर? कमिश्नर वगैरह का जो पर्यवेक्षण वो क्या हो गया? संस्थागत हो गया। क्लियर? और कार्मिक विभाग होगा जो गृह मंत्री या प्रधान मुख्यमंत्री के डायरेक्ट कंट्रोल में है, वह क्या हो गया? वह हो गया आपका कार्मिक या व्यक्तिगत। तीनों पर्यवेक्षण साथ साथ चलते रहता है, तीनों का अपना अपना पक्ष है, तीनों का अपने अपने आयाम है। क्लियर? तो पर्यवेक्षण में हम लोग पर्यवेक्षण कितने प्रकार का होता है बता सकते हो? तो पर्यवेक्षण दो तीन प्रकार तो हो ही सकता है। जैसे एक पर्यवेक्षण हुआ एकल पर्यवेक्षण और बहुल पर्यवेक्षण। यदि अधीनस्थ को सब काम में एक ही पर्यवेक्षक पर्यवेक्षण कर रहा है तो उसको एकल कहेंगे, और अगर बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो बहुल कहलाएगा। जैसे टेलर को बहुल में आएगा कि उसने प्रक्रियात्मक पर्यवेक्षण का उदाहरण दिया, और हेनरी फेल एकल में आएगा कि उसने आदेश की एकता का सिद्धांत दिया। क्लियर हुआ? समझ में आया? अगर एक अधीनस्थ वरिष्ठ के कार्यों को एक वरिष्ठ केवल कर रहा है तो एकल हो गया, और वरिष्ठों का समूह कर रहा है तो बहुल हो गया। आदेश की एकता एकल हो गया और प्रक्रियात्मक पर्यवेक्षण बहुल हो गया। ठीक है। दूसरा कह सकते हैं सूत्र और कार्यात्मक। सूत्र का मतलब जो आदेश श्रृंखला में हो रहा है वह सूत्र हो गया, और कार्यात्मक कौन हो गया? जो विशेषज्ञों को मैंने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा कलेक्टर को जो हुआ वह कार्यात्मक हुआ, और जो कमिश्नर और मुख्य सचिव द्वारा हुआ वह क्या हो गया? संस्थागत हो गया, या कह सकते हो सूत्र हो गया। क्लियर है? तीसरा बोल सकते हैं विषयगत और परविधिक। ये वर्गीकरण मिलेट दिया है। विषयगत और परविधिक का मतलब क्या होता है? मतलब विषय का मतलब कार्य से संबंधित विषयगत हो गया, और कार्य विधि से संबंधित हो गया वह विषय तकनीकी हो गया। जैसे सपोज करो इंजीनियर जो सुपरविजन करेगा वह विषयगत होगा, और जो लाइनमैन या टेक्निकल स्टाफ जो लोअर लेवल पर काम कर रहा है वह पर्यवेक्षण करेगा, वो विषयगत होगा। समझ रहे? इसको आप परविधिक कह सकते हो। क्लियर है? वो परविधिक हो गया, कार्य विधि से संबंधित हो गया, वो कार्य से वो प्रधानमंत्री क्या करता होगा? विषयगत या परविधिक? निश्चित रूप से विषयगत। और जो वीडियो सीओ या नीचे वाले लोग रहते हैं वो लोग परविधिक करते हैं। क्लियर है? देरी लोग ऐसे भरो, ऐसे करो, ऐसे अप्लाई करो। ठीक है? प्रधानमंत्री काम ये सब बतलाना नहीं। क्लियर? अब हम लोग पर्यवेक्षण के तहत काम क्या होता है? तो पर्यवेक्षण के तहत मिलेट के अनुसार मुख्यतः दो काम होता है। पहला समन्वय सुनिश्चित करना, और दूसरा यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक जो है अपने हिस्से का काम बेहतर ढंग से कर रहा है कि नहीं कर रहा। समझ रहे? सब अपने अपने हिस्से का काम कर रहा है और सबके बीच तालमेल बैठा हुआ। क्लियर? कैसे देखोगे? हेल्थ ने बताया है कि पर्यवेक्षण के अंतर्गत निम्न 6 प्रकार का कार्य होता है। पहला, सही कार्य के लिए सही कर्मचारी चूज करना। प्रत्येक कार्य के लिए सही कर्मचारी चूज करना। नंबर 2 कौन होगा? प्रत्येक कर्मचारी में कार्य के प्रति अभिरुचि विकसित करना। तीसरा क्या होता है? जो कर्मचारी के कार्य का मापन करना और मूल्यांकन करना। फिर जहाँ कहीं गुंजाइश हो वहाँ सुधार करना। फिर क्या, अगर कोई अच्छा कर रहा हो तो उसके पुरस्कार के लिए अनुशंसा करना। समझ रहे? और सुनिश्चित करना कि हर व्यक्ति अपने समूह में बेहतर ढंग से काम कर रहा। तो पर्यवेक्षक, अब जैसे पर्यवेक्षक हो, हेड मास्टर है या फिर डीएम है। डीएम का काम क्या होता है? मतलब जिला का प्रधान डीएम होता है कि नहीं होता है? तो उसका काम क्या है? तो पहला काम यह है कि सब उसके अंदर का जितने विभाग है सबके लिए सही कर्मचारी उसके पास होना चाहिए। फिर दूसरा क्या करता है? वह प्रत्येक कर्मचारी जो है उनमें उनके हिस्से के काम के बारे में जानकारी देता है और उनमें अभिरुचि विकसित करता है। तीसरा क्या करता है? वो जो काम कर रहे हैं उसका मापन करता है और मूल्यांकन करता है, और जहाँ कहीं डीएम को लगता है सुधार करने की जरूरत है वहाँ सुधार भी करता है। जो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं उनको क्या करता है? उसका प्रशंसा करता है, अप्रिसिएशन लेटर लिखता है, और लास्ट में वो सुनिश्चित करता है कि हर लोग अपने अपने हिस्से का काम बेहतर ढंग से कर रहे हैं। क्लियर है? देर इज नो कंफ्यूजन। तो पर्यवेक्षण तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो गया। अगर आज के आप जैसे आप तैयारी करो, आपको सुपरविजन चाहिए। अगर सुपरविजन मिल रहा है अच्छा तो आप परफॉर्मेंस अच्छा करोगे। सुपरविजन नहीं मिलेगा तो हो सकता है कर तो जाएगा ही आदमी, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो सुपरविजन थोड़ा प्रोसेस को आसान बना देता है, आपके डायरेक्शन को सही कर देता है, आपको भटकने नहीं देता है, आपके लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग को सुगम बना देता है। समझ रहे? आपके प्रयास, आपके संसाधन
सबका सही इस्तेमाल सुनिश्चित करता है। तो पर्यवेक्षण तो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस मायने में। क्लियर, देयर इज नो कंफ्यूजन। हम लेते पर्यवेक्षण के तकनीक क्या है, तो पर्यवेक्षण के कई तकनीक होते हैं। मिलेट ने पर्यवेक्षण के 6 तकनीक बतलाया, समझ रहे। पहला तकनीक क्या है, ट्रायल अप्रूवल ऑफ इंडिविजुअल प्रोजेक्ट, किसी भी परियोजना का पूर्व अनुमोदन, यानी वरिष्ठ अधिकारी सुनिश्चित कर दे कि अधीनस्थ कोई भी परियोजना को हाथ में ले तो पहले वरिष्ठ से अनुमति ले ले। तो ये भी एक अच्छा तरीका है पर्यवेक्षण करने का, पूर्वानुमोदन प्राप्त करना, पहले से अनुमति ले लेना। दूसरा क्या है, मानकीकरण, अर्थात कार्य और कार्यविधि का आप मानकीकरण कर दें, इससे भी आपको पर्यवेक्षण करने में क्या होगा, आसानी होगा। तीसरा क्या होगा बतलाइए, बजटरी सीमा का निर्धारण, आप प्रत्येक का बजटीय सीमा का निर्धारण कर दीजिए कि आप इतने लेवल तक खर्च कर सकते हो और इससे अधिक यदि आपको व्यय करना होगा तो आपको अनुमति लेना होगा, तो इसका बजटरी सीमा कर सकते हो। चौथा क्या है बतलाइए, वरिष्ठ जो मतलब कुछ चुनिंदे जो अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं, मुख्य अधीनस्थों का पूर्वानुमोदन ले लीजिए। जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ की सबऑर्डिनेट होते हैं, चाहे तो नीचे पद पर लेकिन होते प्रभावपूर्ण, उनका सबऑर्डिनेशन, उनका अप्रूवल लेने का मतलब हुआ पूरे उस ग्रुप का अप्रूवल मिल गया। जैसे आप देखते होंगे कोई भी काम शुरू करने के पहले कलेक्टर का अप्रूवल क्यों लिया जाता है और राज्य स्तर पर मुख्य सचिव का अप्रूवल क्यों लिया जाता है। अगर मुख्य सचिव अप्रूव कर दिया या पूरा राज्य सरकार ने अप्रूव कर दिया, डीएम ने अप्रूव कर दिया यानी जिला प्रशासन ने अप्रूव कर दिया। तो दिस इज बेसिक पॉइंट। और क्या है, रिपोर्टिंग सिस्टम, रिपोर्टिंग प्रतिवेदन प्रणाली, ये तो बड़ा कॉमन है। आए दिन आप देखते हो सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन से रिपोर्ट मांगा, केंद्र ने राज्य से रिपोर्ट मांगा, राज्य ने जिला से रिपोर्ट मांगा। तो ये जो पर्यवेक्षण का एक प्रभावी तकनीक है, इसके द्वारा भी सुनिश्चित किया जाता है कि अधीनस्थ अपने काम को, अपने हिस्से के काम को बेहतर ढंग से करे। नेक्स्ट क्या हुआ, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, जाना और क्षेत्र में देखना काम सही हो रहा है या नहीं। वहां पर आपको 2 चीज फायदा होगा। ये तो फायदा होगा कि ये देखना फायदा होगा कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, समझ रहे हैं, वह ग्राउंड लेवल पर सही तौर पर हो रहा है या नहीं हो रहा। और दूसरा चीज क्या होता है फायदा, आपको वहां पर मेरिट प्रतिभा को डायरेक्ट ढूंढने में मदद मिल जाता है, समझ रहे। और तीसरा क्या होता है, आप फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ले लेते हो। तो 2-3 फायदे हैं इंस्पेक्शन का। तो इंस्पेक्शन का क्या फायदा है, मतलब इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, तो इंस्पेक्शन का मतलब होता है क्षेत्र में जाना और वहां के वस्तु स्थिति को देखना। वह आपको रिपोर्ट में जो दिखलाया गया है उससे मिलान करने में मदद करता है। और फिर क्या मदद करता है, मतलब फिर यह हेल्प करता है आपको, मतलब डेविएशन को रोकने में, फिर आपको हेल्प करता है हमारे यहाँ एक्चुअल स्थिति को एक्सेस करने में, टैलेंट हर फंड का ऑन करने में भी आपको मदद करता है। तो ये पर्यवेक्षण के तकनीक में इंस्पेक्शन समझ आया आपको। इंस्पेक्शन का मतलब हुआ और निरीक्षण करना, क्षेत्र में जाना और प्रथम दृष्टया जानकारी प्राप्त करना। तो पर्यवेक्षण के 6 तकनीक हुए, कौन कौन, पहला पूर्वानुमोदन, दूसरा मानकीकरण, तीसरा मुख्य अधीनस्थों का अनुमोदन, चौथा बजटीय सीमा का निर्धारण, पांचवा प्रतिवेदन और छठा कौन हो गया, छठा हो जाएगा आपका निरीक्षण। क्लियर। आमतौर पर हम लोग कहते हैं कि पर्यवेक्षण एक अच्छा श्रमिक अच्छा पर्यवेक्षक होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। एक अच्छा श्रमिक एक अच्छा पर्यवेक्षक हो कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि एक पर्यवेक्षक में एक श्रमिक के गुण होने के अलावे और भी कई गुणों की होने की आवश्यकता होती है। तो एक अच्छे श्रमिक में, एक अच्छे पर्यवेक्षक में क्या क्या गुण हो सकता है, इसमें सब लोग अलग अलग राय रखते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको पीफनर ने 8 गुण बतलाया एक पर्यवेक्षक का, कि एक पर्यवेक्षक में कार्य के विषय वस्तु का पकड़ होना चाहिए, कार्य के विषय वस्तु पर पकड़ होना चाहिए, प्लस उसका व्यक्तिगत योग्यता होना चाहिए, जैसे अखंडता, एकता वगैरह। तीसरा क्या होगा, उसमें अध्यापन क्षमता होना चाहिए, कोई बात बताने की क्षमता होनी, तो जिसका समान स्वरूप होना चाहिए, कोई बहुत ज्यादा वो उम्मीद किसी से ना करे, और हौसला होना चाहिए, मतलब वो झेल सकता है, हौसला होना चाहिए। फिर नैतिक विचार होना चाहिए। फिर क्या है, मतलब प्रशासनिक गुण होना चाहिए, प्रशासनिक गुण होना चाहिए। और फिर क्या है, उसमें जिज्ञासा और बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए।
तो 6 कैरेक्टरिस्टिक बताया। पहला, विषय वस्तुओं का ज्ञान यानी अच्छा सर्विक होना। दूसरा, व्यक्तिगत योग्यता जैसे अखंडता, नेतृत्व क्षमता इत्यादि। तीसरा क्या हो गया आपका, प्रशासनिक अध्यापन क्षमता, वो कोई चीज को बतला सके बेहतर ढंग से। समान स्वरूप मतलब जनरल आउटलुक हो, स्पेसिफिक आउटलुक ना हो, समझ रहे, ताकि वह क्या है कि सबके साथ एडजस्ट कर सके, समझ रहे। नेक्स्ट जो है वह क्या है, उसमें हौसला होना चाहिए, संयम होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए बताइए, नैतिक विचार होना चाहिए, प्रशासनिक गुण होना चाहिए और जिज्ञासा और बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए। जैसे आप देखते हो एक अच्छा प्लेयर, एक अच्छा कैप्टन क्यों नहीं हो पाता, मतलब समझ रहे, एक अच्छा कैप्टन बनने के लिए आपको और भी कई गुणों की आवश्यकता होती है इसके अलावा, क्लियर है। तो वो जैसा सचिन तेंदुलकर का ले लो, इज वेरी गुड प्लेयर बट नॉट गुड कैप्टन। वाई? बिकॉज वो सब जो अदर क्वालिटी उसमें वो मिस कर जाता है, क्लियर है, देयर इज नो कंफ्यूजन। तो एक अच्छे श्रमिक, एक अच्छा पर्यवेक्षक को आवश्यक नहीं है, उसमें और भी गुण होना चाहिए। लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है कि पर्यवेक्षण भी आवश्यक है, पर्यवेक्षक भी आवश्यक है। आपको जितना अच्छा पर्यवेक्षण मिलेगा, आपके पर्यवेक्षक जितने अच्छे रहेंगे, आपका निष्पादन उतना अच्छा रहेगा। और आज के तारीख में तो और भी इम्पोर्टेंट होते जा रहा है, क्योंकि काम बहुत जटिल होते जा रहा है, जटिलताएं बढ़ते जा रही है, चुनौती बढ़ते जा रही है, स्वरूप डिटेल विविध होते जा रहे, तो सब पर्यवेक्षण का गुंजाइश और अधिक बढ़ गया। यही कारण होता है कि आप देखते हो कि हम लोग एक्सपर्ट एडवाइस लेते हैं, एक्सपर्ट मार्गदर्शन, विशेषज्ञता कितना बढ़ रहा, व्यवसायिकता कितना बढ़ा, हर चीज के अपने एक्सपर्ट है, हर चीज के अपने विशेषज्ञ हैं, उनसे हम मार्गदर्शन लेते हैं, सहयोग लेते हैं, ताकि जो काम हम कर रहे हैं उसको और प्रभावी ढंग से कर सके। तो आने वाले दिनों में जैसे जैसे जटिलता बढ़ेगा, जैसे विशिष्टता बढ़ेगा, व्यवसायिकता बढ़ेगा, पर्यवेक्षण का स्वरूप भी बढ़ेगा और पर्यवेक्षण की आवश्यकता और महत्व भी बढ़ेगा। क्लियर है? तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको आप इस तरह से देख लेना, नोट में आप इसको तैयार करके मेरे को पोस्ट कर सकते हो। क्लियर है? अभी मैं डिस्कस करूंगा जो प्रशासनिक व्यवहार। प्रशासनिक व्यवहार जो टॉपिक है, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये पहले कभी आपने सुना या पहली बार आज मेरे से सुन रहे? कभी भी कोई जैसे संगठन पढ़ा रहे थे उसमें व्यवहार या प्रशासनिक व्यवहार ये सब का कहीं कहीं मैंने कहीं जिक्र किया था? अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको बतला दूं, जब मैं व्यवहारवादी विचारधारा पढ़ रहा था तो उसमें प्रशासनिक व्यवहार पर मैंने वर्कआउट किया था। मैंने बताया था कि संगठन व्यवहार कर रहे लोगों का समूह, और व्यवहारवादी विचारधारा क्या कहता है, करता क्या है, वह संगठन में व्यक्ति के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। समझ रहे, वह संगठनात्मक व्यवहार का, गतिशीलता का वैज्ञानिक विश्लेषण करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्यवहारवादी विचारधारा जब पढ़ रहे थे तो प्रशासनिक व्यवहार की चर्चा हुई थी, और चलो निर्णय, नेतृत्व, संचार, अभिप्रेरण, मनोबल इत्यादि पर वर्कआउट किए थे। तो आज उसी को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कि प्रशासनिक व्यवहार क्या हुआ। प्रशासनिक सिद्धांत तो आपने इसके पहले क्लास में पढ़ा, प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में क्या फर्क हुआ। तो मोटा मोटी तो अगर देखा जाए, प्रिंसिपल्स तो बहुत बड़ा अवधारणा होता है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर के कंपोनेंट भी शामिल हो सकते हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ डिसीजन मेकिंग, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉमन फिनोमिना है और हर ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन होता है और हर ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग होता है। तो इसे प्रिंसिपल कहने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे हम लोग जो प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो उसमें हम प्रशासन के संरचना और कार्य व्यवहार के उन घटकों की बात करते हैं जो प्रशासन को आकार प्रदान करते हैं और कार्यक्रम सुनिश्चित करते हैं। और जब हम प्रशासनिक व्यवहार की बात करते हैं तो हम इसमें उन सब प्रोसेस के बारे में बात करते हैं जो प्रशासन के कार्यक्रम के लिए आवश्यक है। जैसे आप समझ लो, एक में हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, हाथ, पांव, मुंह, नाक, कान, वो प्रशासन के सिद्धांत में पढ़े। और इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फिजियोलॉजी प्रोसेस पढ़ रहे हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस, कैटाबॉलिक प्रोसेस, रेस्पिरेटरी प्रोसेस वगैरह वगैरह। क्लियर हुआ आपका? दोनों में फर्क है कि नहीं? एनाटॉमी और प्रोसेस में एनाटॉमी संगठन के विभिन्न, शरीर के विभिन्न कंपोनेंट को कहेंगे, और ये क्या होगा, जो संपन्न व्यवहार है, समझ रहे हैं।
एनाटॉमी है और बिहेवियर नहीं है, प्रोसेस नहीं है, तो बेकार है। तो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, निर्णय प्रक्रिया पढ़ते हैं, फिर संचार पढ़ते हैं, फिर नेतृत्व पढ़ते हैं, फिर प्रेरण पढ़ते हैं, फिर मनोबल पढ़ते हैं। अगर सबका मानवीय प्रक्रिया के साथ कंपेयर करके देखा जाए, और ऐसे लोग कहा भी है कि निर्णय को प्रशासन का, प्रबंध का हृदय कह सकते हो। तो नेतृत्व को क्या बोलेंगे, नेतृत्व नर्व सिस्टम हो गया। तो फिर संचार को क्या बोलेंगे, रक्त धारा या प्राण शक्ति बोल सकते हैं। तो फिर अभिप्रेरण को क्या कहेंगे, तो ऊर्जा कहेंगे, ईंधन कहेंगे। और मनोबल को क्या कहेंगे, स्वास्थ्य कहेंगे। और आरोग्य घटक कहेंगे, जो आदमी को विषम परिस्थिति में काम पर बनाए रखता है। तो आप मेरे को बतलाओ, इनमें से किसी भी चीज, चाहे नर्व सिस्टम ले लो, चाहे हृदय ले लो, चाहे रक्त धारा ले लो, चाहे ईंधन ले लो, चाहे स्वास्थ्य ले लो, के बगैर मानवीय जीवन की संकल्पना संभव है नहीं। तो मनुष्य को काम करने के लिए, कार्य व्यवहार करने के लिए यह आवश्यक और अपरिहार्य है। समझ में आया आपको, ये बहुत आवश्यक है। फिर निर्णय आवश्यक है, नेतृत्व आवश्यक है, संचार आवश्यक है। इनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो कहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर जैसे आपसे पूछो, कैटाबॉलिक प्रोसेस इंपॉर्टेंट है कि मेटाबॉलिक प्रोसेस इंपॉर्टेंट है कि रेस्पिरेटरी प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट मतलब, सब इंपॉर्टेंट है। सब काम करता है तभी शरीर काम करता है। उसी प्रकार निर्णय, नेतृत्व, संचार, अभिप्रेरण सब काम करते हैं तभी संगठन काम करता है। अगर इनमें से कहीं भी कोई कमी हो गई, कहीं भी गड़बड़ हो गया, तो पूरा व्यवस्था गड़बड़ हो सकता है। क्लियर है। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं निर्णय टॉपिक। निर्णय को बीपीएससी में कर देगा, बहुत बार क्वेश्चन है, आप उतना मतलब कल्पना नहीं कर सकते हो। हर साल लगभग क्वेश्चन आते रहे। इन दिनों थोड़ा अभी रुक गया है, लेकिन लगातार क्वेश्चन इस टॉपिक पर पूछता ही रहा। और तो प्रशासनिक व्यवहार में सबसे इम्पोर्टेंट व्यवहार अगर कहा जाए तो किसको कहा जाता है, तो निर्णय को कहा जा सकता है। तो निर्णय, मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि सवेरे से लेकर अभी तक आपने कितना निर्णय लिया, कोई जानकारी आपको है? सवेरे से अभी तक कितना निर्णय लिया भाई? आपको पता नहीं होगा आपने कितने निर्णय लिया, क्योंकि आपका हर निर्णय किसी न किसी मतलब कैसा, आपका हर व्यवहार किसी न किसी निर्णय का परिणाम। अभी आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो तो ये भी किसी निर्णय का ही परिणाम है कि नहीं? तो आपका हर व्यवहार किसी निर्णय का। आदमी सवेरे से लेकर शाम तक और जन्म से लेकर मृत्यु तक निर्णय लेते रहता है, और निर्णय सफल हो गया तो आदमी सफल हो गया, निर्णय गलत हो गया तो आदमी गलत हो गया। आदमी सही और गलत नहीं होते, उसके निर्णय सही और गलत होते हैं। जैसे आपको मैं बतलाता हूँ कि मोहम्मद बिन तुगलक को पागल शासक कहते हैं। तो क्या वो पागल था? नहीं, उसके निर्णय गलत हो गए इसलिए उन्हें पागल कहते हैं। और वही जो कह सकते हैं अशोक अकबर को महान शासक कहते हैं, सफलतम शासक कहते हैं, क्यों? उनके निर्णय सही हो गए। तो निर्णय सही हो गए तो आप सफल हो गए, निर्णय गलत हो गया तो आप गलत हो गए। होता है कि निर्णय बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है प्रशासनिक व्यवहारों में। सर्वोपरि व्यवहार, जैसा कि आप जानते हो, साइमन प्रशासनिक व्यवहार में मतलब व्यवहारवादी विचारधारा के जनक है, और उन्होंने प्रशासन के सिद्धांतों को जो शास्त्रीय सिद्धांत द्वारा डेवलप किया, उसको कहावतें और मुहावरे की संज्ञा देकर उपहास उड़ाया। होता है कि नहीं? उन्होंने कहावतें और मुहावरे की संज्ञा देकर उपहास उड़ाया। तो उन्होंने कहा कि प्रशासन का कोई सिद्धांत नहीं होता, और अगर कोई सिद्धांत होता है तो पहला सिद्धांत निर्णय का होगा, क्योंकि निर्णय सर्वव्यापी है। संगठन में हर कार्य व्यवहार निर्णय पर ही। अगर मैं बोलूं निर्णय लेना ही प्रशासन है तो कोई गलत नहीं है। तो हर व्यवहार निर्णय से ही ताल्लुकात रखता है। निर्णय सही तो परिणाम सही, निर्णय गलत तो सब गड़बड़। होता है कि नहीं होता है? तो निर्णय को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि निर्णय होता है क्या, तो निश्चित रूप से प्रशासनिक व्यवहार हुआ। समझ रहे? प्रशासनिक व्यवहार में हम लोग क्या देखते हैं, यह एक मानसिक प्रक्रिया हुआ, यह एक आंतरिक प्रक्रिया हुआ, यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया हुआ। इसमें किसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए या समस्या निवारण के लिए आपके पास बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं। तो उन्हीं विकल्पों में से किसी एक विकल्प को व्यवहारिक रूप से चुन लेना, मानसिक रूप से चुन लेना, इसी को निर्णय प्रक्रिया कहते हैं। जैसे आप जाते हो, जैसे सपोज करो आपको मकान बनाना, फ्लैट लेना है, या आपको समझ रहे हैं कोई लक्ष्य
लक्ष्य प्राप्ति के लिए मोबाइल खरीदना, तो आप दुकान में जाते हो, बोलते हो मोबाइल देख लो, तो आपको 10 मोबाइल देख लाता है। उन 10 मोबाइल में से जो मोबाइल आपके बजट के हिसाब से, इच्छा के अनुसार, पसंद के अनुसार, चॉइस के अनुसार सब रूप में फिट बैठता, आप उसी को चूज कर लेते हो, खरीद लेते हो। ये निर्णय लेते हो तब ना मोबाइल खरीदाया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो निर्णय तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हर व्यवहार में निर्णय है, तभी तो निर्णय कह सकते हो। एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, एक मानसिक प्रक्रिया, एक प्रशासनिक व्यवहार है, जिसे विभिन्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन किया जाना, इसी को निर्णय कहते हैं। वैसे तो निर्णय का मतलब किसी नतीजे पर पहुंचना, किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, किसी मतलब कह सकते विषय पर, किसी मतलब कह सकते चयन करना, निष्कर्ष पर पहुंचना वगैरह वगैरह। विभिन्न विचारकों ने भी निर्णय को अलग अलग शब्दों में परिभाषित किया, और मैं आपको बतला दिया कि हर बार जो है ना, आप 1-2 डिफिनेशन तो हर टॉपिक में आपको चाहिए ही चाहिए। तो आप 1-2 डिफिनेशन रट सकते हो निर्णय का। तो 1-2 डिफिनेशन में क्या डिफिनेशन ले सकते हैं? कोई टैरी का डिफिनेशन ले लो, या फिर बहुत सारा डिफिनेशन है, किसी भी 1-2 डिफिनेशन में बोलो कि आपको चाहिए, उसको आपको रख लेना चाहिए। जैसे मैं यहाँ बतला सकता हूँ, जैसे आप टैरी का डिफिनेशन ले सकते हो। टैरी क्या बोलता है? टैरी बोलता है कि 2 या अधिक संभव विकल्पों में से किसी एक व्यवहारिक विकल्प का चयन निर्णय प्रक्रिया। उसी प्रकार रॉबर्ट टननबॉम क्या बोलता है? वो बोलता है कि 2 या अधिक व्यवहारिक विकल्पों में से, या 2 या अधिक व्यवहारिक विकल्पों के समूह में से किसी एक व्यवहारिक विकल्प के चयन का जो सजग प्रक्रिया हुआ, समझ रहे हैं, कॉन्शियस प्रोसेस हुआ, उसी को हम लोग कहते हैं निर्णय प्रक्रिया। क्लियर? तो यानी बहुत सारे विकल्प है, उसमें से एक विकल्प को चुन लेने की मानसिक प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? निर्णय प्रक्रिया कहते हैं। समझ रहे? देयर इज नो कंफ्यूजन। तो ये किसके लिए हो सकता है? किसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए हो सकता है, किसी कह सकते हो समस्या के निवारण के लिए हो सकता है। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। तो ये अगर आपसे पूछा निर्णय प्रक्रिया के बारे में 5-6 चीज बदलाओ, 10 चीज बदलाओ, तो पहला क्या हुआ? एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक व्यवहार हुआ, दूसरा एक मानसिक प्रक्रिया हुआ, तीसरा एक आंतरिक प्रक्रिया हुआ, चौथा क्या होता है? इसमें किसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए या समस्या निवारण के लिए उपलब्ध विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन किया जाना। होता है कि नहीं होता? नेक्स्ट, यह क्या होता है? एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया हुआ। यह क्या हुआ? एक निरंतर प्रक्रिया हुआ। यह क्या हुआ? कह सकते हो एक गतिशील डायनेमिक प्रोसेस हुआ। समझ रहे? और यह कह सकते हो कि यह किसी समस्या समाधान के लिए किसी खास परिस्थिति में जो विकल्प आपने चुना, वो एक तरह से मॉडल के जैसा है। वो मॉडल किसी समस्या समाधान का एक मॉडल के रूप में एक विकल्प का आपने चयन किया। क्लियर है? यह क्या होता है? अब डिसीजन कई प्रकार का हो सकता है। कुछ डिसीजन प्रिवेंटिव नेचर का हो सकता है, कुछ नेगेटिव पॉजिटिव नेचर का हो सकता है। लॉकडाउन ये क्या था? पॉजिटिव नेचर का, नेगेटिव नेचर का था, प्रिवेंटिव नेचर का था। अनलॉक ये पॉजिटिव टाइप का, लॉकडाउन नेगेटिव हो गया, अनलॉक पॉजिटिव हो गया। ना करने संबंधी नेगेटिव हो गया और करने संबंधी पॉजिटिव हो गया। तो निर्णय एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया हुआ कि नहीं प्रक्रिया हुआ? क्लियर है? तो निर्णय का मतलब क्या हुआ? विभिन्न विकल्पों में से किसी एक व्यवहारिक विकल्प का चयन किया जाना, किसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए, समस्या निवारण के लिए। देयर इज नो कंफ्यूजन। अब यहाँ मेरे को बतलाओ कि निर्णय के बारे में, निर्णय का महत्व क्या है? तो आपको बतला दो, निर्णय सर्वव्यापी प्रक्रिया। आज भी व्यक्तिगत जीवन हो या संगठनात्मक जीवन हो, विकसित देश हो या विकासशील देश हो, लोक प्रशासन या निजी प्रशासन हो, समान परिस्थिति हो या समान परिस्थिति हो, युद्ध की भूमि हो या फिर प्रशासन के क्षेत्र हो, हर जगह निर्णय तो लेना ही पड़ता। तो निर्णय क्या है? प्रशासनिक व्यवहार की कुंजी हो गया। निर्णय के बाद ही आगे रास्ता खुलेगा। समझ, यह प्रशासन का हृदय हो गया। निर्णय लेना ही प्रशासन हो गया। प्रशासन का मेन काम क्या है? निर्णय लेना है कि नहीं? प्रशासक का जीवन ही निर्णय लेना। निर्णय जो हुआ प्रशासकीय सफलता कसौटी। निर्णय सफल तो आप सफल, निर्णय गलत तो आप गलत। होता कि नहीं होता?
निर्णय में आप देखते होंगे या बौद्धिक प्रक्रिया या रचनात्मक प्रक्रिया, इसमें क्या होता होगा, ज्ञान, विचार, कल्पना, अनुभूति, समझ कर सकते हैं, सब विचार, सब लोग का मूल्य, सबका समावेश होता है और उसके आधार पर हम विभिन्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करते हैं। तो विचार भी आता होगा, अनुभूति भी आता होगा, मूल्य भी आता होगा, आदर्श भी आते होंगे, अभिवृत्ति भी आते होंगे, जितने भी आपके अंदर में जो साइकोलॉजिकल इनपुट है सब एक्टिव होते हैं और सब निर्णय के दौरान प्रयुक्त होते हैं और निर्णय को प्रभावित करते हैं। तो समझ में आया आपको? तो निर्णय बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना हुआ कि नहीं हुआ? सवेरे देखते हो आप कि बहुत सारे निर्णय जो सवेरे से आप शाम तक लेते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होती, आप जब चाहो ले लो। कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जिस पर आपको दिमाग पर, माथे पर बल पड़ने लगता है। अब कुछ निर्णय तो ऐसे होते हैं कि आप जीवन भर ले ही नहीं पाते हो, सोचते रहते लो है कि नहीं ले कि नहीं। देखते स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आज ये भारत बहुत सारे विषयों पर निर्णय नहीं ले पाया। अभी पिछले दिनों निर्णय लिया जो भी विवाद में रहता है, आर्टिकल 370, ट्रिपल तलाक, नागरिक संहिता, तो ऐसे कई से मुद्दे जिस पर निर्णय वर्षों से लंबित थे, अभी पिछले दिनों लिया गया और उस पर अभी भी वाद विवाद चलते ही रहता है। तो निर्णय आसान प्रक्रिया नहीं, बहुत जटिल प्रक्रिया। छोटा मोटा निर्णय में तो कोई दिक्कत नहीं होती, नहीं जब महत्वपूर्ण निर्णय लेना आता है तो निश्चित रूप से बहुत दबाव बनता है, आदमी सोचने के लिए विवश हो जाता है क्या करे क्या ना करे, होता है कि नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि निर्णय कितने प्रकार का होता है, जरा देखते हैं निर्णय कितने प्रकार का होगा, बतला सकते हो आप? तो निर्णय कई प्रकार का हो सकता है। जैसे साइमन ने निर्णय को 2 वर्गों में बांटा, कौन कौन बतला सकते हो? कार्यक्रमबद्ध निर्णय और गैर कार्यक्रमबद्ध निर्णय। यानी वह निर्णय जिसके बारे में पहले से तयशुदा हो, जानते हो, तो उसको हम लोग कार्यक्रमबद्ध निर्णय कहते हैं। और जो एकदम अचानक आया, बिना जानकारी क्या हुआ, परिस्थिति के ऐसा परिस्थिति हो गया जिसके बारे में कभी आपने सोचा नहीं था, तो उसको गैर कार्यक्रम। अभी जो हम लोग ने जो कोरोना वायरस से निपटने के लिए जो इतने पिछले लॉकडाउन वगैरह के कार्यक्रमबद्ध था कि गैर कार्यक्रमबद्ध, निश्चित रूप से गैर कार्यक्रमबद्ध था। लेकिन यूपीएससी का प्रीलिम एग्जाम, यूपीएससी का मेंस एग्जाम कार्यक्रमबद्ध रहता है, वो भी चक्कर में लोग कोरोना के चक्कर में प्रभावित हो गया, होता है कि नहीं होता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो ये कहते हैं आप ये क्या जो कार्यक्रमबद्ध निर्णय, वह निर्णय जिसके बारे में पहले से जानकारी है, जिसको हम पहले से पूर्वानुमान लगा सकते हैं, जिसके बारे में कोई तकनीक या प्रविधि विकसित कर सकते हैं। इसीलिए कट एंड ड्राई मेथड इस्तेमाल होता है। जैसे ग्रामीण में औरतों को पता होता है कि बरसात में सब्जी नहीं मिलेगा, इसलिए वो जलावन को पहले से काट के रखती है, सब्जी वगैरह को सुखा कर रखती है ताकि बरसात में इस्तेमाल हो। तो कट एंड ड्राई मेथड क्लियर है। गैर कार्यक्रमबद्ध निर्णय क्या हुआ, पहले से कोई जानकारी नहीं है, अचानक हो गया, और उस समय जो परंपरा कहता है, कन्वेंशन कहता है, लॉ ऑफ द सिचुएशन कहता है, उस हिसाब से हम लोग को निर्णय लेना होता है। तो कस्टम टेलर्ड अरेंजमेंट होता है कि नहीं होता, जो परंपरा परिपाटी है, जो लॉ ऑफ द सिचुएशन के आधार पर निर्णय लेना होगा, क्लियर है। तो उसको क्या कहते हैं, गैर कार्यक्रमबद्ध निर्णय। दूसरा निर्णय के बारे में क्या कर सकते हो, जेनरिक एंड यूनिक निर्णय, सामान्य निर्णय और कह सकते हो विशिष्ट निर्णय। ये वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया है, ये वर्गीकरण दिया गया है आपके पीटर ड्रकर द्वारा दिया गया है, समझ रहे हैं। ये कुछ उसी तरह से कार्यक्रमबद्ध निर्णय और गैर कार्यक्रमबद्ध, रोजमर्रा के जीवन में जो निर्णय लिए जाते हैं वो सामान्य निर्णय होते हैं, और खास परिस्थिति में जो निर्णय आते हैं वो विशेष निर्णय होते हैं। जैसे आप देख सकते हो, जैसे अभी जो कोरोना के संदर्भ में जो निर्णय लिए जा रहा है, ये सब विशिष्ट निर्णय हो गया। और वेतन बढ़ाना है, आरक्षण बढ़ाना है या नहीं बढ़े, सब कार्यक्रम सामान्य निर्णय जो हर 10 साल में लगभग चल ही रहा है कि नहीं। तो डे टू डे लाइफ में जो निर्णय लेते हैं, आज ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम होगा क्या नहीं होगा, आज कौन कर्मचारी कहाँ बैठेगा, ये सामान्य निर्णय। लेकिन नागरिक संहिता पर अनुमति देना, ये हो गया विशिष्ट निर्णय हो गया। फिर कह सकते संगठनात्मक निर्णय और व्यक्तिगत निर्णय। ये निर्णय या वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया, बर्नार्ड द्वारा दिया गया। संगठनात्मक निर्णय का मतलब जो आदमी पद स्तर पर निर्णय लेता है उसको संगठनात्मक निर्णय कहते हैं, और जो व्यक्तिगत स्तर पर निर्णय लेता है उसको व्यक्तिगत निर्णय कहते हैं, समझ रहे हैं। तो जो समान संगठनात्मक निर्णय थोड़ा जटिल होता है,
उसमें बड़े पैमाने पर सोचना विचारना पड़ता है और उसके परिणाम व्यापक होते हैं। और जो व्यक्तिगत निर्णय होते हैं उसको थोड़ा कम विचार होता है कि उसका परिणाम केवल आपको झेलना होगा, लेकिन संगठनात्मक निर्णय का परिणाम तो पूरे देश को झेलना होगा, पूरे संगठन को झेलना होगा। क्लियर है? फिर आप बोल सकते हो व्यक्तिगत नीतिगत निर्णय और संक्रियात्मक निर्णय। जो संगठन के ऊपर निर्णय लिया जाता है वो नीतिगत निर्णय होता है, और जो नीचे निर्णय लिया जाता है उसको संक्रियात्मक निर्णय कह सकते हो। जैसे मंत्री जी नीतिगत निर्णय लेते हैं और डीएम संक्रियात्मक निर्णय लेते हैं। फिर आप कह सकते हो एकल निर्णय और समूह निर्णय। एक व्यक्ति द्वारा जो निर्णय लिया रहा है उसको एकल निर्णय कहेंगे, और पूरा समूह मिलकर जो निर्णय ले रहे उसको सामूहिक निर्णय कहेंगे। होता कि नहीं होता? फिर कह सकते हो एकमत से लिया गया निर्णय और सर्वसम्मत से लिया गया निर्णय। तो एकमत से लिया गया निर्णय का मतलब क्या हुआ कि वह निर्णय जो जिस रूप में आया उसी रूप में ले लिया गया, उसको एकमत से लिया गया निर्णय कहते हैं। और वह निर्णय जिसमें सभी के विचारों को शामिल किया गया और उसके बाद निर्णय लिया गया तो उसको हम लोग सर्वसम्मत से लिया, उसको कॉन्सेंसस बेसिस पर निर्णय कहते हैं। तो निर्णय कई प्रकार का होता है, जो भी आपने पढ़ा, जो भी देखा कि तो कार्यक्रमबद्ध निर्णय, गैर कार्य नियोजित निर्णय, गैर नियोजित, नियोजित और गैर नियोजित वो कार्यक्रमबद्ध जैसे ही होगा। योजना तरीकाबद्ध तरीका से लिया गया तो कार्यक्रमबद्ध, और योजना नियोजित और ऐसे रैंडमली लिया गया था नियोजित। क्लियर हुआ के लिए? समान और विशिष्ट। फिर व्यक्तिगत और संगठनात्मक, नीतिगत और संक्रियात्मक, और फिर क्या बोला एकल और बहुल, और सर्वसम्मत से लिया गया निर्णय और एकमत से निर्णय लिया गया। कोई दिक्कत नहीं है, मतेक के निर्णय इसको कहते हैं। क्लियर? तो निर्णय तो बहुत इम्पोर्टेंट है, देयर इज नो कंफ्यूजन। निर्णय जो होते हैं जब आप लेते हो तो ऐसा नहीं कि निर्णय आप जैसे चाहते हो वैसे ले पाते हो। निर्णय जब लेने बैठते हो तो बहुत सारे घटक उसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। क्लियर है? तो जैसे आप कितने घटक को आइडेंटिफाई कर सकते हो निर्णय ले, जैसे लोग आप व्यक्तिगत संदर्भ में ही लिया जाए कि जब हम निर्णय लेते हैं तो परिस्थिति देखते हैं, पैसा देखते हैं, चॉइस देखते हैं, समझ रहे हैं? बहुत सारे माता पिता का ख्याल रखना होता है और बहुत सा पर्यावरण का ख्याल रखना होता है। तो जो संगठन में जो निर्णय लिया जाता होगा उसमें तो और भी घटक प्रभावित करते होंगे। समझ रहे? सेकुलर हडसन ने ऐसे 12 घटक को आइडेंटिफाई किया कि निर्णय को 12 घटक प्रभावित करते हैं। तो पहला कौन घटक प्रभावित करते होंगे? वैधानिक पक्ष, लीगल लिमिटेशन। कभी कोई नीति जो भी आप संगठन में निर्णय ले रहे हैं वो वैधानिक तो होना ही चाहिए। अगर वैधानिक नहीं रहेगा तो न्यायपालिका समीक्षा करेगी और फिर उसको बंद बस्ते में डाल देगी, है कि नहीं? दूसरा क्या होता है, मतलब बजट, आर्थिक पक्ष पर भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर पैसा कौड़ी उसको सपोर्ट में नहीं अवेलेबल हुआ तो आपका निर्णय हवाई हो जाएगा। तो बजटरी पक्ष पर भी ध्यान रखना पड़ता है। तीसरा क्या हो, नैतिक पक्ष, प्रशासन एक नैतिक अवधारणा है और प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता है, तो नैतिक पक्ष पर तो विचार करना ही पड़ेगा। आर्थिक पक्ष भी ठीक है, वैधानिक पक्ष भी अलाउ कर रहा है, लेकिन नैतिक पक्ष नहीं अलाउ कर रहा तो हो सकता है आपको निर्णय लेने में दिक्कत हो जाए। तथ्य, निर्णय लेने चलेंगे तो तथ्य और मूल्य दोनों चाहिए, फैक्ट चाहिए, जानकारी चाहिए, तब ना आप निर्णय लीजिएगा। हवा में निर्णय नहीं लीजिएगा तो उस परिस्थिति में फैक्ट की आपके पास जानकारी होनी चाहिए। ऐतिहासिक घट पक्ष, उसका बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे हमें पता लगता है कि जो हम निर्णय लेने जा रहे हैं पिछले उसका क्या अर्थ हुआ, सफल रहा कि विफल रहा, फिर उसे हिसाब से हम उसको करेक्शन कर सकते हैं। तो ऐतिहासिक पक्ष पर विचार करना होता है। फिर आंतरिक मनोबल, जो टीम आपके साथ है उनका मनोबल क्या है, वो काम करने वाले हैं या डरे हुए हैं, हतोत्साहित है। आपको पता है कि विश्व विजेता अलेक्जेंडर का कामना पूरा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आगे उसके जो सैनिक थे उसका मनोबल बहुत गिर गया था, वो आगे लड़ना ही नहीं चाह रहे थे, इसलिए उनको अपनी यात्रा वहीं रोकना पड़ा, कहा विश्व विजय का अभियान वहीं रोकना पड़ा। फिर क्या है, पूर्वानुमानित भविष्य, भविष्य निर्णय भविष्य के हिसाब से रहता है, क्या आप भविष्य में उम्मीद कर रहे हैं उसको ध्यान में रख के निर्णय लेते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भविष्य कैसा है, निर्णय लेते समय वो भी हम लोग देख लेते। समझ रहे हैं? भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों देखा जाता है। नेक्स्ट हो जाए वरिष्ठ, क्योंकि आप निर्णय ले रहे हो, लेकिन अनुमति तो ऊपर वरिष्ठ देगा, तो वो जरूरी है। अगर नहीं चाहेगा तो आपका काम में रोड़ा कर सकता है। दबाव समूह,
ये बीच में विघ्न बाधा उत्पन्न करते हैं। जब आप समूह सहयोगी रहेगा तो आपके काम आसान हो जाएंगे। जब आप समूह टांग खींचते रहेंगे तो निर्णय लेने में कठिनाई होगी। नेक्स्ट पॉइंट, स्टाफ। स्टाफ का मतलब क्या हुआ, आपके सहकर्मी लोग हुए, जो आपके कुलीग हुए, उनका क्या एक्सपीरियंस है, उनका क्या एक्सपेक्टेशन है। आप कोई भी ऐसा निर्णय ना लेना चाहोगे जो इन सब से अलग होगा, जुदा होगा। आप उन्हीं लोग के साथ रहना चाहोगे। नेक्स्ट पॉइंट, कार्यक्रम की प्रकृति। कार्य कैसा है उस हिसाब से निर्णय लेता है। क्या तत्काल निर्णय लेने की जरूरत है, क्या आराम से निर्णय लिया जा सकता है, ये सोचना पड़ता है। फिर अधीनस्थ, आप तो निर्णय ले लिए, लेकिन आपके निर्णय तो को निर्धारित प्रभावित कौन करेंगे, तो अधीनस्थ करेंगे, क्रियान्वित वही करेंगे। तो उनका पक्ष को भी ले लेना पड़ता है कि क्रियान्वयन हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो आप जब निर्णय लेते हो तो इन 12 घटक जो सेकलर हडसन ने आइडेंटिफाई किया, ये सब के सब निर्णय को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। क्लियर है, देयर इज नो कंफ्यूजन। साइमन बोलता है कि 2 घटक निर्णय को प्रभावित करते हैं। एक घटक को उसने तथ्य बोला, एक को मूल्य कहा। तथ्य का मतलब हुआ जो नजर आ रहा है, मूर्त है, जिसको आप गिन सकते हो, जान सकते हो, समझ सकते हो। और मूल्य का मतलब जिसको आप महसूस कर सकते हो, जिसको आप तथ्य मूल्य मतलब जिसमें अभी देखो सेकुलर हडसन ने जो 12 पॉइंट आइडेंटिफाई किया, उसमें कुछ तथ्य है, कुछ मूल्य है कि नहीं। तो तथ्य का मतलब हुआ वो जिसको आप जान, जिसको जो मूर्त नेचर का है, जो नजर आ रहा है, जिसका संगणना किया जा सकता है, जिनका परीक्षण किया जा सकता है। और मूल्य का मतलब जो अमूर्त है, जो नजर नहीं आ रहा है, वह क्या है, मतलब वो महसूस किया जा सकता है, वह पसंद नापसंद में प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि कोई आपसे कोई पूछता कि आप सिविल सर्विस क्यों बनना चाहते हैं, आपने बोला इसका सेवा शर्त अच्छा है, ये तथ्य है, इसको चेक किया जा सकता है। लेकिन कोई बोलता है मैं सिविल सेवा इसलिए क्वालिफाई करना चाहता हूँ कि मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ, मैं चुनौती पसंद करता हूँ, ये मूल्य हो गया, इसको चेक करना बड़ा मुश्किल होता है। क्लियर हुआ, देयर इज नो कंफ्यूजन। तो तथ्य और निर्णय, मूल्य दोनों निर्णय को प्रभावित करते हैं। तथ्य और मूल्य वाले बात पर मैं कल और भी डिस्कस करूंगा जब साइमन पर वर्क होगा। क्लियर है। फिर अभी हम लोग देखते हैं कि जो निर्णय जो होता है वो कई चरणों में संपन्न होता है। एक चरण में संपन्न होता है, कई चरणों में संपन्न होता है। तो कौन कौन चरण हो सकते हैं बताइए। तो सेकुलर हडसन ने या टेरी ने 7 चरण बतलाया है निर्णय के प्रक्रिया में। पहला क्या बतलाया कि पहला चरण होता है समस्या का निर्धारण। ठीक उसी प्रकार जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो और बोलते हो कि हमें बुखार लगे, तो डॉक्टर पहले क्या करता है, समस्या का निर्धारण करता है, तो क्या कारण है, मर्ज पता लगाता है, फिर दवा लिखता है। उसी प्रकार कभी भी निर्णय लेना है तो सबसे पहला चरण क्या होगा, उसका कारण क्या है वो पता लगाना। दूसरा क्या होता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना और विभिन्न दृष्टिकोण विकसित करना, मतलब उस समस्या के तह तक जाना, उसका विश्लेषण करना, वर्गीकरण करना, उसके जड़ तक पहुंचना। तीसरा क्या होगा, मतलब ये विकल्पों की खोज करना, क्या क्या विकल्प हो सकता है उस समस्या निवारण के। चौथा, विकल्पों के गुण दोष पर विचार करना, मतलब हर विकल्प के कुछ गुण होंगे, कुछ अवगुण होंगे, तो उसका खोज करना। पांचवा क्या होगा, विकल्पों का मूल्यांकन करना। अब गुण दोष के आधार पर हम विकल्पों का मूल्यांकन करेंगे कि कौन विकल्प बेहतर है, कौन विकल्प उससे कम बेहतर है, वगैरह वगैरह। फिर क्या करेंगे, किसी एक विकल्प का चयन करेंगे और उसे लागू कर देंगे। समझ, किसी एक विकल्प को चयन किया, उसे लागू कर दिया। और फिर लास्ट में हम अनुवर्तन करेंगे, फॉलोअप करेंगे, और जहां जरूरत होगा उसमें सुधार करेंगे। तो 7 चरण बतलाया। जब भी आप निर्णय लेते हो, टेरी ने 7 चरण का पॉइंट आउट किया। क्या क्या पहला चरण हुआ, पहला चरण समस्या का निवारण, समस्या का पता लगाना। दूसरा, समस्या का विश्लेषण करना, तह तक जाना। तीसरा, विकल्पों का खोज करना। फिर विकल्पों के गुण दोष पर विचार करना। फिर विकल्पों का मूल्यांकन करना। फिर एक विकल्प का चयन करना और उसे लागू कर देना। और फिर उस विकल्प में उसका अनुवर्तन करना और जहां कहीं करेक्शन उसमें सुधार करना। ठीक है। साइमन भी निर्णय के 3 चरण बतलाए। तो कौन कौन चरण बतलाए, पहला उन्होंने बतलाया बौद्धिक प्रक्रिया। ठीक उसी प्रकार बौद्धिक प्रक्रिया में क्या होता है, इंटेलिजेंस प्रोसेस, उसमें समस्या का पता लगाता है। दूसरा क्या होता है, चॉइस प्रोसेस, नहीं डिजाइन प्रोसेस, इसमें वो क्या करता है,
समस्या के विश्लेषण करता है और उसका विकल्पों का खोज करता है, उसका मूल्यांकन करता है। और तीसरा वो चॉइस प्रोसेस। चॉइस प्रोसेस में क्या होता है, वह किसी एक उपयुक्त विकल्प का चयन करता है और उसे लागू कर देता है। तो साइमन ने 3 चरण बतलाए और टैरी ने 7 चरण बतलाए। हम लोग समान तौर पर 4 चरण तो बतला ही सकते हैं। तो पहला चरण क्या हो गया, समस्या का चयन और निवारण विश्लेषण। तो पहला चरण हम लोग क्या करते हैं, समस्या का पता लगाते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। दूसरे चरण में क्या करते हैं, विकल्पों का खोज करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। तीसरे चरण में क्या करते हैं, किसी एक उपयुक्त विकल्प का चयन करते हैं, उसे लागू कर देते हैं। और चौथे चरण में क्या करते हैं, फिर हम उसका अनुवर्तन करते हैं और देखते हैं कि कहीं कुछ सुधार की गुंजाइश है तो उस हिसाब से करेक्शन करते हैं। क्लियर है, समझ में आया आपको। और लास्ट हम लोग देखते हैं कि निर्णय के मार्ग में क्या क्या बाधा है। जब आप निर्णय लेते हो तो कौन कौन सा बाधा है। ऐसा निर्णय में आपको बताया ना कि आप निर्णय लेते तो जरूर हो, लेकिन निर्णय लेना इतना आसान काम नहीं होता। छोटा मोटा निर्णय लेने में तो कोई दिक्कत ही नहीं होता, लेकिन जब महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता तो पसीना निकलने लगता। सरकार ने जो निर्णय लिए वो निर्णय सरकार के लिए भी और सबके लिए चिंता का विषय रहता है, दबाव है, परिचर्चा का विषय होता है कि नहीं होता है। तो क्या निर्णय का मार्ग में क्या क्या बाधा है, मतलब सबसे पहला बाधा होता है जिसको आप कह सकते हो नैतिक निर्णयों का अधिकता और आधारभूत निर्णयों की मतलब कह सकते हो उपेक्षा। यानी निर्णय तो दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे नैतिक निर्णय हो चाहे आधारभूत निर्णय हो, लेकिन व्यवहार में क्या देखा जाता है कि हम आधारभूत निर्णय को अनदेखा करते रहते हैं और नैतिक निर्णय में ही अत्यधिक संलग्न रहते हैं। साइमन और मार्क्स ने इसको ग्रेशम का नियम कहा है। ग्रेशम का नियम तो इकोनॉमिक्स में डेवलप किया गया। उसमें होता है कि अच्छे मुद्रा की प्रवृत्ति बुरे मुद्रा की प्रवृत्ति अच्छे मुद्रा को प्रचलन से बाहर करने की होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि नैतिक निर्णय डे टू डे निर्णय वो क्या होता है, आधारभूत निर्णय को बाहर कर देता है। देखो ना, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर छोटे मोटे डेली निर्णय लेते, लेकिन जो इम्पोर्टेंट निर्णय सबको हम टालते रहे, चाहे राम जन्मभूमि का हो, चाहे 370 का हो, चाहे यूनिवर्सल सिविल कोड का हो, चाहे ट्रिपल तलाक, टालते रहते है कि नहीं, जो पिछले दिनों लिया गया। दूसरा क्या होता है, प्राथमिकताओं की अनेकता। जब निर्णय लेने चलोगे खासतौर पर सरकार में तो प्राथमिकताएं बहुत सारी रहती, तो किसको छोड़े किसको पकड़े किसको एड्रेस करे किसको, ये बड़ा मुश्किल वाला काम होता है। और कई दफा क्या होता है, हम बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर जब एक साथ निर्णय लेते हैं ना तो ढंग से कोई भी उद्देश्य प्राप्त नहीं हो पाता। तो निर्णय की अनेकता जो है, प्राथमिकताओं की अनेकता जो होती है, ये भी और सभी प्राथमिकता प्रतिस्पर्धी नेचर का एक दूसरे को काट रहे होते, तो उस परिस्थिति में निर्णय लेने में बड़ा कठिनाई होता है। तीसरा, निर्णय के उचित कसौटी। किस आधार पर निर्णय ले जिसको मान सके कि श्रेष्ठ निर्णय। क्या वैधानिकता के आधार पर लिया गया निर्णय, लक्ष्य प्राप्ति के आधार पर लिया गया निर्णय, कार्यकुशलता के आधार पर लिया गया निर्णय, जनहित के आधार पर लिया गया निर्णय। तो आखिरकार कौन सा क्राइटेरिया बेस्ड है, ये क्लियर नहीं होता। तो इसके कारण भी निर्णय लेने में क्या होता है, कठिनाई होती। नेक्स्ट क्या बोलोगे, नेक्स्ट अभिनति। अभिनति क्या होता है, मतलब अभिनति का मतलब बायसनेस होता है। बायसनेस मतलब होता है मतलब तिर्यक, इसका शाब्दिक अर्थ होता है तिर्यक होना, झुका हुआ होना। अगर आपका व्यवहार किसी एक और झुका हुआ है तो इसको हम बायसनेस कहते हैं। समझ रहे, ये भाईवती जवाब या फिर भ्रष्टाचार नहीं है, तो वो जानबूझ के होता है। ये जानबूझ के नहीं होता है, ये अर्धचेतन या अचेतन अवस्था में होता है, अनकॉन्शियसली या सेमी कॉन्शियसली। आप जान नहीं रहे लेकिन बायसनेस काम कर गया। हाँ, ये अक्सर होता है। कई दफा आप देखते हो कोई भी चीज आप बोलते हो तो उस समय जो आप बोल रहे हो उस समय आपके अंदर का बैठा हुआ विचार अभिव्यक्ति काम कर, आपको पता नहीं लग रहा, लेकिन आपके व्यवहार से पता लग जाता है, आपके बातचीत से पता लग जाता है। तो बायसनेस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो निर्णय को ठीक उसी प्रकार प्रभावित करता है जैसे वायरस प्रभावित करता है। कहाँ प्रभावित कर देगा पता नहीं। वो अचेतन अथवा अचेतन अवस्था में होता है, अर्धचेतन या अचेतन में। भ्रष्टाचार वगैरह तो चेतन जानबूझ के क्या होता है, तो होश हवास में क्या होता है। तो बिना होश हवास में जब हम नीति बनाते हैं तो बिना अनजाने में कुछ ऐसा निर्णय ले लिया जाता है जिसे निर्णय लेना में। इसलिए देखते हो कि हम लोग अभिनति को रोकने के लिए
कुछ नियम कानून बना रखें। स्कूल में जितने बच्चे होंगे सब एक समान पोशाक पहन के जाएंगे। स्कूल में किसी भी बच्चे का एग्जाम में रोल नंबर, रोल कोड लिखा जाएगा, नाम नहीं लिखा जाएगा। कोई भी अधिकारी अपने मामले का सुनवाई नहीं करेगा। क्यों? ताकि अभिनति को रोका जा सके। जानबूझ के नहीं, अपने आप हो जाता है, इसको रोका जा सके। हाँ, यह मैं बतला दूं कि सभी अभिनति खराब भी नहीं होता। कुछ अभिनति को तो सरकार प्रशिक्षण के द्वारा और प्रमोट करती है, डेवलप करते है कि इसको और डेवलप किया जाए। जैसे सर्वहारा वर्ग के प्रति अभिनति, गरीबों के प्रति, संविधान के प्रति अभिनति, ये सबको सरकार प्रशिक्षण द्वारा प्रोत्साहित करती। क्लियर है? तो ये सब क्या है? निर्णय के मार्ग बाधा। कौन कौन बाधा बतलाया? पहले बतलाया आधारभूत निर्णयों का अनदेखा और नैतिक निर्णयों की अधिकता। दूसरा, प्राथमिकताओं की अनेकता। दूसरा बताया उचित कसौटी का अभाव। और नेक्स्ट क्या बोला? अभिनति बदला। और भी कई बाधा, पर्यावरणीय बाधा। समझ, पर्यावरण अनुकूल नहीं है, दिक्कत उत्पन्न कर रहा है, समस्या उत्पन्न कर रहा है, निर्णय लेने में कठिनाई होती। क्लियर है? तो आज मैंने इस टॉपिक को वर्कआउट किया और एक क्वेश्चन मैं आपको लिख कर लाने के लिए दे रहा हूँ जो बीपीएससी में आया था। समझ रहे? वो क्वेश्चन को आप लिख के लाइएगा कि निर्णय प्रक्रिया का क्या अर्थ है। निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्वों का विश्लेषण करें। समझ रहे? कौन कौन सा घटक जो होते हैं निर्णय को प्रभावित करते हैं। तो सैकलर हडसन ने 12 घटक बतलाया, साइमन ने 2 घटक बतलाया, कुछ अपने तरीके से। तो आप कुछ घटक तो बदला सकते हो, जैसे संगठनात्मक घटक, वैधानिक घटक, वित्तीय घटक, नैतिक घटक, समझ रहे? फिर कह सकते हो पर्यावरणीय घटक। ये सब घटक का कुछ पॉइंट आउट करके लिख देना। जैसे कार्यात्मक घटक, तो 4-5 घटक तो आप पॉइंट आउट कर ही सकते हो। जैसे कौन कौन हुआ? जैसे आप कह सकते हो, एक हो गया ऐतिहासिक घटक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा वैधानिक घटक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्या हो गया? कार्यात्मक घटक, इसको भी आप ले लो। चौथा कर लो वैधानिक घटक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कह सकते हो राजनीतिक घटक, ये इंपॉर्टेंट है। सामाजिक घटक, ये इंपॉर्टेंट है। आर्थिक घटक, ये इंपॉर्टेंट है। नैतिक घटक, ये इंपॉर्टेंट है। और पर्यावरणीय घटक, इतने पॉइंट कर देना। इतने घटक बोले ये सब निर्णय को प्रभावित करते हैं। तो ऐतिहासिक घटक, वैधानिक घटक, कार्यात्मक घटक, वैधानिक घटक, नैतिक घटक, राजनीतिक घटक, प्रशासनिक घटक भी कर देना, प्रशासन से संबंधित घटक। तो कितना 9 पॉइंट हुए, 9-10 पॉइंट हुए, काफी है। ये निर्णय को प्रभावित करते अपने हिसाब से। तो इसी को लिखना, पहला पॉइंट पे लिखना निर्णय क्या है, निर्णय का 2 डिफिनेशन है ना, निर्णय का विशेषता बदलाना, निर्णय का महत्व बदला देना। और दूसरे पार्ट में लिखना निर्णय में कौन कौन सा सैकलर हडसन का 12 पॉइंट बदला देना, साइमन का 2 पॉइंट बदला देना, और फिर अपने से 10-12 पॉइंट बदला कर बतलाना। ये डायग्राम बदला देना। ये सब घटक निर्णय को प्रभावित करते हैं और इन सब के परिप्रेक्ष्य में निर्णय बहुत ही जटिल हो जाता है, बहुत ही संवेदनशील हो जाता है, बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो जाता है। क्लियर? आज के तारीख में देखा जाए तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ऐसे सिविल सोसाइटी, सोशल मीडिया, ऐसा इतना स्पॉट हो गया, पावरफुल हो गया, इंटरनेशनल एजेंसी, समझ रहे? लीगल डायमेंशन। तो इस हिसाब से निर्णय लेना डिफिकल्ट है। ओके, ऑल द बेस्ट। इसको लिख के लाना और कोई दिक्कत होगा तो मेरे को बोलना। ओके, एंजॉय।